Hey guys, what's up? So welcome back to my channel UPSC Feeds. I hope you all are good and happily watching my videos nowadays. So today the topic that I'm going to cover is agriculture. So agriculture से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, मतलब दो तीन क्वेश्चन है जो हर बार प्रीलिम्स में आते ही आते हैं। तो प्लीज़ आप एक बार इसको, जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इसको आप थॉरोली विजिट कर लो, मतलब यू कैन से स्क्रॉल डाउन करके आप जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के आप पढ़ लो। और फिर क्या होता है कि आपके एग्रीकल्चर से एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से फंसने ही फंसने हैं। ओके, सो यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट टू क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर एडो आई वुड लाइक टू स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो एग्रीकल्चर टॉपिक हम शुरू से जितना इसमें दिया हुआ है 7-8 पेज, आई थिंक 10 पेज, तो उसको हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। ओके, तो इंट्रोडक्शन में क्या है, एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अबाउट 58% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो 58% इंडिया की पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, बेसिकली यही करना चाह रहे हैं। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA ऑफ इकोनॉमी हैज़ डिक्लाइन फ्रॉम 35% टू 15%। यू कैन सी 35% इतना यहाँ पर था और 15% हो गया है। तो पहले जो है एग्रीकल्चर से इनिशियली यू कैन से 1950 में अप्रॉक्स 50% हमारी जो GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर करती थी। बट राइट नाउ जो परसेंटेज हो गया है वो लेस देन 20%, यू कैन से 15% हो चुका है 2022 में, 2023, 2022 एंड 2023। तो यू कैन से दीज आर द थिंग्स हियर। एंड इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड विद हाईएस्ट नेट क्रॉप्ड एरिया। तो मतलब कितना एरिया क्रॉप्ड है, नेट क्रॉप्ड एरिया, उसमें इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, फॉलोड बाय US एंड चाइना। सेकंड पे US है, थर्ड पे चाइना है। ओके, देन वी कैन सी दीज थिंग्स क्विकली हम कवर करने वाले हैं। ओके, मैं बहुत जल्दी क्विकली आपको कवर करा दूंगी ये सारी चीज़ें। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ रेट ऑफ GVA एट बेसिक प्राइसेस इन परसेंट, तो यही यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा है। तो समथिंग आप यहाँ पर देख लो कि कितना है, 2021 टू 2022 फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स 3.96। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप देख लो। एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है GVA की, अगर आप बात करोगे तो उसमें इतना एग्रीकल्चर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 3.96। ओके, और ये ईयर आप देख लो 2021 2022। एंड देन ओवरऑल अब ये आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ GDP एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, GDP और एग्रीकल्चर का दोनों का मतलब एवरेज ग्रोथ रेट कितना हो रहा है उस हिसाब से दिया हुआ है। तो आपको ये सब पहले के डेटा आप ऐसे बस गो थ्रू कर लो एक बार। ये इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड, यहाँ से थोड़ा सा लाइक ये डिक्रीज़ हुआ है, फिर ये भी थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर GDP इंक्रीज़ हुई है, लेकिन ये एग्रीकल्चर का शेयर ये ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। ओके, सो 2002 to 7। ओके, दीज आर द थिंग्स। देन शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, शेयर इन GVA। तो एम्प्लॉयमेंट में आपको पता होगा सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर जो है वो GDP में कंट्रीब्यूट करता है, राइट। एंड देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का परसेंटेज अभी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, 2023 का डेटा है ये। उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, इट इंडिकेट्स द टेम्पोरल एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन अ पर्टिकुलर। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब कैसे आप क्रॉप को, मतलब किस पैटर्न में आप उसे लगा रहे हो। ठीक है, क्रॉपिंग कैसे कर रहे हो आप, डिपेंडिंग ऑन द availability of various factors and resources. So these are the things. Then cropping system, it comprises the all cropping pattern grown on the farm and their interaction with farm resources, other household farm enterprises, available technology। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मतलब क्रॉपिंग पैटर्न आपका कैसा है, ग्रोन ऑन द फार्म, एंड देयर इंट्रैक्शन कैसा है उसका आपके एनवायरनमेंट के साथ में। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि मतलब जैसा एनवायरनमेंट है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, जो भी रिसोर्सेज आप लगा रहे हो उसको लगाने के बाद आपका क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, वही होता है क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, देन सो यहाँ पे क्या है, मेजर कैटेगरीज ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न फॉलोड इन इंडिया, जो इंडिया में फॉलो होती है वो कौन सी है। एक खरीफ होती है, आपको पता है, एक राबी क्रॉप्स होती हैं। खरीफ जो है मानसून क्रॉप्स होती हैं, जिसमें जिसमें आपको वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं, जिसमें वाटर की कैपेसिटी, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। राबी क्रॉप्स में पोस्ट मानसून मतलब थोड़ा इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी। सो दीज आर द थिंग्स है। अब आप देख लो, खरीफ क्रॉप में राइस बेस्ड होती हैं, नॉन राइस बेस्ड होती हैं। तो राइस बेस्ड में ज़्यादा जो जिनको वाटर की ज़रूरत है, like seeds of succeeding crops like lentil, gram, pea, lathyrus berseem। तो ये सारे एग्जांपल आप देख लो। ब्रॉडकास्टिंग इन मैच्योरिंग राइस क्रॉप, इट इज़ डन इन बोथ अपलैंड एंड लोलैंड राइस कल्चर एरियाज। ठीक है, mixed varietal cropping of rice, mixing the seeds of early rice ahu with late maturing deep water rice। it is mainly practice कहाँ होती है, वो वेस्ट बंगाल में। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा राइस कल्टीवेशन भी वहीं होता है। ओके, सो राइस प्रोडक्शन वहीं होता है। ओके, देन नॉन राइस बेस्ड की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सी होती है, मेज़ बेस्ड होती है, बाजरा बेस्ड होती है, एंड कॉटन बेस्ड होती है। और राबी क्रॉप पोस्ट मानसून जो क्रॉप्स हैं, वीट एंड ग्राम बेस्ड, एंड
ग्राम राबी ज्वार बेस्ड, ठीक है। दीज टू क्रॉप्स जो ये व्हीट एंड ग्राम होती हैं, ग्रोन अंडर आइडेंटिकल क्लाइमेट, सेम क्लाइमेट में अप्रॉक्सीमेट इनको मतलब ग्रो किया जाता है, एंड ऑफन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर। तो मतलब ऐसा होता है कि लाइक दे कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर ईच अदर। तो कभी आप गेहूँ बो रहे हो तो आप चने नहीं बो रहे हो, या फिर मतलब दोनों साथ में, तो ऐसा होता है। राबी ज्वार में क्या होता है, अलॉन्ग विद दोनों एक साथ में ऐसे बो दिए जाते हैं, ठीक है। दे आर बीइंग सोन लाइक अलॉन्ग विद ईच अदर। सो ये हो जाएगा आर ग्रोन और ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि सब्सटीट्यूटेड है, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स है। तो दीज आर द थिंग्स। देन क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो प्लांटिंग अरेंजमेंट इन टाइम एंड स्पेस ऑन अ पीस ऑफ लैंड। तो मतलब टाइम से मतलब कैसे रहा है सिस्टम हमारा, हम क्रॉपिंग कैसे कर रहे हैं, टाइम एंड स्पेस मतलब काफ़ी टाइम से हम जितने पीस ऑफ लैंड पे हम कैसे क्रॉपिंग कर रहे हैं, हमारा प्लांटिंग अरेंजमेंट कैसा है, ये सारी टेक्निक्स जो हैं वही कहलाती हैं क्रॉपिंग सिस्टम। ओके, क्रॉप सक्सेशन क्या होता है, बेसिकली इट इज़ फॉर मोर देन 1 ईयर, मोनोकल्चर, रोटेशन। तो मतलब इसमें 3 टर्म्स दिए हुए हैं आपको। क्रॉप सक्सेशन हो जाएगा, क्रॉपिंग पैटर्न हो जाएगा, एंड देन आपका हो जाएगा क्रॉप मैनेजमेंट टेक्निक्स। सो दीज आर द थिंग्स हियर, ठीक है। तो आप देख लो, सबसे पहले क्या है क्रॉप सक्सेशन। तो मोर देन 1 ईयर के लिए मोनोकल्चर, रोटेशन एंड फॉलो क्रॉपिंग। फैलो क्रॉपिंग, फैलो क्रॉपिंग में क्या होता है, पहले लैंड को फैलो छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए, उसके बाद उसमें क्रॉपिंग की जाती है। सो उसमें 1 साल से ज़्यादा लग जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज फैलो क्रॉपिंग। ओके, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, 1 साल के लिए होता है। अब क्रॉपिंग पैटर्न जो 1 साल के लिए होता है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल क्रॉपिंग, एक होता है मल्टी क्रॉपिंग। अब सिंगल क्रॉपिंग में क्या होता है कि मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड में केवल एक क्रॉप को ग्रो करना, वो होता है सिंगल क्रॉपिंग। सो ये होता है ट्री क्रॉप प्लांटिंग पैटर्न, एनुअल क्रॉप स्पेशल पैटर्न। और मल्टी क्रॉपिंग क्या होती है कि आप सेम अमाउंट ऑफ लैंड में काफ़ी सारी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो, वो होता है मोर देन 1 क्रॉप ऑन 1 पीस ऑफ लैंड, ठीक है। अब मल्टी क्रॉपिंग के 2 अलग जो है सब डिविजन हैं, कौन कौन से हैं, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग। सिक्वेंशियल में क्या है, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स कन्वेक्टिवली, ठीक है। और इंटर क्रॉपिंग में क्या है, 2 क्रॉप्स को आप साथ में बो दो, ठीक है, सो कर दे रहे हो। और यहाँ पर क्या है कि आप कन्वेक्टिवली मतलब लाइक पहले एक हो जाने दो, फिर उसके बाद दूसरे क्रॉप को सो करो। तो ये सारी चीज़ें। देन यहाँ पर जो है डबल क्रॉप, ट्रिपल क्रॉप, रिले क्रॉप, कवर क्रॉप। तो मतलब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इनके देख लो। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग के, इंटर क्रॉपिंग के मिक्स क्रॉप हो गया, रो इंटर क्रॉप हो गया, स्ट्रिप क्रॉप हो गया, मल्टी स्टोरी क्रॉप। सो दीज आर थिंग्स। क्रॉप मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करें, एक्शन ऑन अ पीस ऑफ लैंड। तो मतलब कैसे हम मैनेज करते हैं क्रॉप्स को, इरिगेशन देकर, सॉइल टिलेज, टिलेज वगैरह करके, हार्वेस्टिंग करके, वैराइटीज़ वगैरह, ढेर सारी वैराइटीज़ के क्रॉप्स लगा के, वीट कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करना, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। तो दीज आर द थिंग्स, ओके। देन मिक्स्ड क्रॉपिंग वर्सेस इंटर क्रॉपिंग, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, अब इनको देख लेते हैं। ओके, एम टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर। तो मतलब इसमें क्रॉप फेलियर के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए होता है। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, एम टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए बेसिकली इसका पर्पस क्या है, आप देख लो। यहाँ पर रिस्क जो है क्रॉप फेलियर का कम करने के लिए, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए होता है। सीड्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स और मिक्स टुगेदर, मतलब अलग अलग क्रॉप्स की जो सीड्स होती हैं उनको साथ में मिक्स करके मतलब बो दिया जाता है। और यहाँ पर मिक्स नहीं की जाती हैं, अलग अलग बो जाती हैं। ऑल द क्रॉप्स आर सोन एट द सेम टाइम। तो सारी क्रॉप्स को मतलब मिला के एक ही टाइम पे बो दिया जाता है, सो कर दिया जाता है। और यहाँ पर क्या है कि या तो हो सकता है सेम ही टाइम पे बो दिया जाए, या तो हो सकता है डिफरेंट टाइम पे किया जाए। क्रॉप सोइंग इज़ रैंडम, यहाँ पर रैंडम होती है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट रोज। यहाँ पर मतलब जैसे आपने देखा होगा पोटैटोज वगैरह, तो मतलब दीज थिंग्स आर लाइक लाइन लाइन से उनको एक रो एंड कॉलम में ऐसे ग्रुपिंग करके उनको बोया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पेस्ट कंट्रोल इज़ रिलेटिवली डिफिकल्ट, यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल रिलेटिवली ईजी होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स हैं, राइट। तो अगर एक क्रॉप पे कोई इंसेक्ट आ रहा है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना ईजी होगा। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स एक ही जगह पे हैं, तो आप किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को कैसे टारगेट करोगे। तो दैट्स वाई इट इज सेड दैट यहाँ पर जो पेस्ट कंट्रोल होता है वो डिफिकल्ट होता है, यहाँ पर ईजी होता है। इक्वल एम्फेसिस इज गिवन टू ऑल द क्रॉप्स, मोर एम्फेसिस इज गिवन टू मेन क्रॉप्स। जो मेन क्रॉप्स होती हैं उन पर ज़्यादा, यहाँ पर सारी क्रॉप्स क्योंकि साथ में ही ग्रो हो रही हैं, तो सेम फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इज अप्लाई टू ऑल क्रॉप। हाँ ऑब्वियस है, सब साथ में ही है तो सेम ही फर्टिलाइजर होगा। यहाँ पर स्पेसिफिक फर्टिलाइजर डाला जाता है, तो मतलब स्पेसिफिक चीज़ें अगर आप करोगे तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तो होगी। तो दैट्स वाई इसका एम जो होता है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज का होता है। इनका क्या होता है कि क्रॉप फेलियर को रिड्यूस करने का। तो इन दोनों में आप डिफरेंसेस समझ गए होंगे, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इट रेफर्स टू अ नंबर ऑफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड, मतलब एक साल में किसी पीस ऑफ लैंड पे कितने नंबर ऑफ कितने क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो, वो होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इस क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला देख लो, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इंटू 100, and gross cropped area is a total area sown once as well as more than once in a particular year. On the other hand, net sown area जो होता है, area sown with crops but is counted only once, केवल एक बार काउंट होता है। और ये वाला क्या है, more than once,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, रीजन ट्रेंड आप देख लो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है। अभी जो है फूड क्रॉप्स ज़्यादा उनका डोमिनेंस ज़्यादा हो गया ओवर नॉन फूड क्रॉप्स। तो ये मतलब अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, मतलब क्या डोमिनेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं। अभी सीरियल्स को ज़्यादा लोग ग्रो कर रहे हैं एमंग फूड क्रॉप्स। देखो पहली बात तो फूड क्रॉप्स को ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं ओवर नॉन फूड, एंड देन सीरियल्स, जो फूड क्रॉप्स हैं उनमें से सीरियल को मतलब सीरियल्स जो हैं उनको ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। डिक्लाइन इन कोर्स सीरियल में डिक्लाइन हुआ है। कोर्स सीरियल क्या होते हैं, ये बाजरा, ज्वार, सो दीज थिंग्स आर, मतलब पहले इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट लोग खाते रहते थे, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते थे, बट अब ये सारी चीज़ें होती नहीं है, तो मतलब लोगों में बहुत सारे इश्यूज़, मतलब डिजीज़ वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। डिक्लाइनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ खारिफ क्रॉप का इंपॉर्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, मतलब ये ट्रेंड चल रहा है अभी। रीज़न क्या है कि खारिफ क्रॉप आर मोर मानसून डिपेंडेंट दैन राबी क्रॉप, तो मानसून डिपेंडेंट ज़्यादा होती है इसीलिए। अब देख लो डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज जीडीपी। आपने अभी इनिशियली मैंने बोला था, इनिशियली 50% जो है 1950s में था, अभी लेस देन 20%, अप्रॉक्स 15% है करंट टाइम में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी। ओके। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर्स को ग्रो करना, हॉर्टिकल्चर मतलब लाइक एप्पल्स हो गए, मतलब फ्रूट्स वगैरह हो गए, उन सबको ग्रो करने का भी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और ट्रेड का भी एक्सपेंशन हो रहा है। ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ सब्सिडीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा, लाइक फर्टिलाइजर, इरीगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में फर्टिलाइजर के कुछ चार्जेस जो है वो सब्सिडीज उसमें मिल रही हैं, तो इस वजह से। और ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? Organic production is a holistic system designed to optimize the production and fitness of diverse communities with the agro ecosystem including soil organism, plant, livestock, peoples, ये सारी चीज़ें हैं। अब नाउ प्रिंसिपल एंड इफेक्ट आप देख लो। प्रिंसिपल मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का प्रिंसिपल क्या होता है कि क्रॉप रोटेशन करते हैं, नो एग्रो केमिकल्स, वेट लेट मी इरेज इट। ओके, तो यहाँ पर क्रॉप रोटेशन, नो एग्रो केमिकल्स, नो जीएमओ हो गया ना आपके, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लाइक मॉडिफाइड जो होते हैं, मतलब थोड़ा सा नो सिंथेटिक फर्टिलाइजर की बात करें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, यूज़ ऑफ लोकल। तो ये मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें, इफेक्ट क्या होता है, सॉइल लॉस कम हो जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के इफेक्ट क्या है आप देख लो, लोअर एनर्जी का भी यूज़ कम होता है, वाटर कंजम्पशन भी कम होता है, और सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, सॉइल की वाटर कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो इंक्रीज़ हो जाती है। और इंक्रीज्ड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, लार्जर फॉनल एंड माइक्रोबियल, तो मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में। द मेन प्रिंसिपल एंड इफेक्ट ऑफ, ठीक है, हो गया। इंडिया इज़ होम टू अराउंड 55% ऑफ द टोटल ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स, मतलब इन वर्ल्ड में जितने लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उनमें से 55% जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स हैं वो इंडिया में ही है, ठीक है, एंड अकाउंट फॉर अप्रॉक्स इतने हेक्टेयर ऑफ टोटल 4.7 मिलियन हेक्टेयर ऑफ टोटल ग्लोबल ऑर्गेनिक कल्टिवेशन एरिया ऑफ इतना अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ये रिपोर्ट के थ्रू ये बताया जा रहा है। इश्यूज़ क्या है? अब इश्यूज़ अभी आपने देखे, फ़ायदे क्या क्या है, अभी इश्यूज़ देख लेते हैं। मल्टीपल सर्टिफिकेशन सिस्टम्स होते हैं इसमें, नॉट ओनली क्यूम्बरसम बट टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, बट ऑल्सो एक्सपेंसिव होता है उससे ज़्यादा, ठीक है। जो हम प्रोसेस अभी लाइक वी यूज़ HYV सीड्स, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स वी यूज़, केमिकल्स हम यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स कंट्रोल करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें तो मतलब उसमें क्या है कि वो ये जब ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करेंगे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, और जो है थोड़ा प्रोसेस भी इजी नहीं होगा, सर्टिफिकेशन भी बहुत सारा चाहिए होता है, तो इश्यूज़ ये सारे हैं। एक्सपेंसिव ऑर्गेनिक प्रोड्यूस डिस्करेजेस कस्टमर्स, अफेक्ट सेल्स, ठीक है। तो जब ऑब्वियस है, जब प्रोडक्शन ही एक्सपेंसिव है तो सेल भी एक्सपेंसिव होगी, जब एक्सपेंसिव होगी तो कस्टमर्स उसे खरीदना नहीं चाहेंगे, तो सेल्स पे भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी डिप्स इन द बिगनिंग प्रोडक्टिविटी जो है स्टार्टिंग में डिप हो जाती है, मेकिंग ट्रांजिशन प्रोसेस मोर डिफिकल्ट, तो ये सारी इश्यूज़ हैं। अब हाइड्रोपोनिक क्या होता है? हाइड्रोपोनिक ऐसा मेथड है जहाँ पर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं विदाउट सॉइल, ठीक है, यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट्स सोल्यूशन इन वाटर, एंड प्लांट्स आर सस्पेंडेड विद देयर रूट, उनके रूट के साथ उनको सबमर्ज किया जाता है वाटर में, दैट कंटेन, जिसमें प्लांट न्यूट्रिएंट हम मतलब उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। द रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट, रूट जो है वो वाटर न्यूट्रिएंट को अपने आप एब्जॉर्ब करता है, सॉइल के विदाउट ये काम हो रहा है, ठीक है। आप प्लांट को ग्रो कर रहे हो विदाउट सॉइल, बट डो नॉट परफॉर्म द एंकरिंग फंक्शन, देयरफॉर द प्लांट मस्ट बी मैकेनिकली सपोर्टेड फ्रॉम अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लांट है, ये ड्रिप लाइन से वाटर इनके थ्रू जा रहा है, ड्रिप एंड मैनिफोल्ड रिजर्वोयर में, यहाँ पर वाटर न्यूट्रिएंट और यहाँ पर प्लांट न्यूट्रिएंट है, ठीक है, ये पंपिंग हो रहा है, तो ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर विदाउट सॉइल आप जो है ग्रो कर रहे हो प्लांट्स को, इस सिस्टम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोपोनिक, ठीक है।
द कोर एलिमेंट रिक्वायर्ड आर फ्रेश वाटर, ऑक्सीजन, रूट सपोर्ट, न्यूट्रिएंट, लाइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड होती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोपोनिक, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड वाटर का कंजर्वेशन होता है, न्यूट्रिएंट का होता है, प्लांट ग्रोथ की मतलब प्लांट ग्रोथ को कंट्रोल्ड वे में यहाँ पर ग्रो किया जाता है। और डिजर्ट इकोसिस्टम के लिए, आर्कटिक इकोसिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा ये मतलब ये पर्टिकुलर जो टेक्निक है, ठीक है। कैन बी एन इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव मेथड। एडवांटेजेस आप देखो, कहीं भी ग्रो कर सकते हो, यील्ड इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब ज़्यादा फायदे होंगे। नीड फ्यूअर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज भी यहाँ पर कम चाहिए। इजी ट्रबल शूटिंग, ये सारी चीज़ें। अब एरोपोनिक क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, एरोपोनिक सिस्टम इज अ हाईटेक टाइप ऑफ हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक की तरह ही है, यहाँ पर भी विदाउट सॉइल ही होता है, लेकिन ये थोड़ा उससे ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर एयर का यूज़ करते हैं। लाइक द ग्रोथ मीडियम इन दिस टाइप इज प्राइमरली एयर। ऊपर वाले में आपने देखा था हाइड्रोपोनिक था, हाइड्रो मतलब वाटर, यहाँ पर एरोपोनिक है मतलब एयर की हेल्प से आप जो है प्लांट को ग्रो कर रहे हो। द रूट हैंग इन द एयर, को एयर में हैंग कर दिया जाता है। मिस्टेड इनटू मतलब न्यूट्रिएंट प्रॉपर डाला जाता है, प्लांट न्यूट्रिएंट डाला जाता है, ठीक है। द मिस्टिंग इज यूजुअली डन फॉर एवरी फ्यू मिनट्स एज रूट्स विल ड्राई आउट। तो ये आप प्रोसेस देखो, यहाँ पर ये इनको ऐसे सस्पेंड कर दिया गया है एयर में, एंड देन यहाँ पर एयर के थ्रू इनमें न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं और उसके थ्रू ये हाइड्रेटेड है और ग्रो कर रहा है, ठीक है। देन एक्वापोनिक क्या होता है, एक्वापोनिक इज अ सिस्टम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल एक्वाकल्चर विथ हाइड्रोपोनिक, ठीक है। एक्वाकल्चर विथ हाइड्रोपोनिक, तो लाइक ओशियन सिस्टम की यहाँ पर बेसिकली बात कर रहा है, मतलब लाइक नॉट ओशियन बट वाटर इन अ सिम्बियोटिक एनवायरमेंट इन विच प्लांट्स आर फेड विद द एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीटा और वेस्टेस। तो प्लांट में मतलब ये सारी चीज़ें एक्सक्रीटा, एनिमल्स के वेस्ट और एक्सक्रीटा, ये सारी चीज़ें डाल के उसको उसके थ्रू प्लांट को फेड किया। आप देख रहे हो ये एक्सक्रीटा एक्सक्रीटा है प्लांट्स और एनिमल्स का, और ये न्यूट्रिएंट रिच होता है और इसमें वाटर को डाल के फिर प्लांट को ग्रो किया जाता है। तो ये होता है एक्वापोनिक, ठीक है। दीज वेस्टेज आर ब्रोकन डाउन बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो इसके अंदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, ठीक है, और वो उसके थ्रू जो ये इसमें जो वेस्टेज हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं इंटू नाइट्राइट्स एंड लेटर इंटू नाइट्रेट्स दैट आर यूटिलाइज बाय द प्लांट, प्लांट उसको यूटिलाइज करते हैं। दस द वेस्टेज आर यूटिलाइज एंड वाटर इज रिसर्कुलेटेड बैक टू द एक्वाकल्चर सिस्टम। तो ऐसे इसको ग्रो किया जा रहा है, आप देख लो, ठीक है। यहाँ पर फिशेज भी ग्रो कर रही हैं, पंपिंग हो रही है यहाँ से, ठीक है। ये वाटर यहाँ जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है इसके बाद, और ये वाटर यहाँ पर जो वाटर है इसका वाटर ये यहाँ पर आ रहा है। तो इसके थ्रू आप देख रहे हो दो दो इकोसिस्टम का एक बढ़िया सा यू कैन से फ्लरिश कर रहे हैं दो दो इकोसिस्टम। एक प्लांट का भी ग्रोथ हो रहा है, नीचे आप देख लो फिशेज वगैरह। हॉर्टिकल्चर की बात करें, इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल और ऑर्नामेंटल। देयर फोर मेन क्लासिफिकेशन होते हैं, पोमोलॉजी, फ्रूट फार्मिंग, ओलेरीकल्चर जिसको हम कहते हैं वेजिटेबल फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर फ्लावर फार्मिंग, एंड लैंडस्केप गार्डनिंग। तो ये मतलब चार टाइप्स होते हैं हॉर्टिकल्चर के, ठीक है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, इज़ अ नेचुरल फार्मिंग टेक्निक डेवलप बाय सुभाष पालेकर ने इसको डेवलप किया था, इन विच फार्मिंग इज डन विदाउट यूज़ ऑफ केमिकल। यहाँ पर केमिकल का जीरो बजट लिखा हुआ है ना, तो विदाउट यूज़ ऑफ केमिकल यहाँ पर फार्मिंग किया जाता है, विच रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जीरो बजट, ठीक है। डाउन टू जीरो ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर यूज होता है अवेलेबल इन एंड अराउंड द क्रॉप्स। सो द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इस सपोर्टिंग द इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को कौन कर रहा है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है ऑफ द फार्मर, एंड हैज़ प्लान टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बिकम 100% नेचुरल फार्मिंग स्टेट बाई 2024। तो मतलब इन्होंने ऐसा अपना सोचा था कि हम ऐसे बन जाएंगे, बट यू नो दीज पर्टिकुलर थिंग्स और इनिशिएटिव, जब कोई भी नया इनिशिएटिव होते हैं तो दैट टेक्स सम टाइम, ओके। सो द फोर एलिमेंट्स की बात करें ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की, तो कौन कौन से आप देख लो, अजीब से नाम है यहाँ पर, बीज, पहला है बीज अमृतम, जीव अमृतम, मल्चिंग एंड वाफासा, ओके। सो दीज आर द फोर टेक्निक्स थ्रू विच जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज डन। तो बीज अमृतम में क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं विद काउ डंग, ये सब नेचुरली आपको मिल जाता है ना, यूरिन बेस्ड फॉर्मुलेशन उसके थ्रू। जीव अमृतम में क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को थ्रू काउ डंग का यूज इसमें भी हो रहा है, काउ यूरिन बेस्ड, तो मतलब यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे सीड की ट्रीटमेंट पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है। मल्चिंग में क्या होता है, ट्री कवर क्रॉप्स एंड क्रॉप रेजिड्यू, इन सब का यूज़ करके मल्चिंग के प्रोसेस में लाया जाता है। ये सब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के टाइप्स हैं। एंड वापस हमें वाटर वेपर को कंडेंस करके फॉर बेटर सॉइल मॉइस्चर के लिए इसमें वाटर वेपर का यूज़ होता है, वाटर वेपर कंडेंसेशन, ठीक है। अब कंजर्वेशन टेक्निक आप देख लो, एज अ फार्मिंग सिस्टम दैट कैन प्रिवेंट लॉसेज ऑफ एरेबल लैंड वाइल रीजनरेटिंग डिग्रेडेड लैंड, ठीक है। तो आप जो एरेबल लैंड है उनके लॉसेस को कम करो और जो डिग्रेडेड है उनको भी रीजनरेट करो, तो ये होता है कंजर्वेशन टेक्निक। इट कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी एंड लेबर, ठीक है।
here zero minimal tillage मतलब is combined with intercropping and crop rotation के टेक्निक के थ्रू इंटरक्रॉपिंग के, और मिनिमम टिलेज मतलब आप टिलेज बहुत कम करना है यहाँ पर, जीरो और मिनिमल, या तो बहुत कम करो या तो बिल्कुल नहीं, तो मतलब उसी हिसाब से इसको कंजर्व सॉइल को कंजर्व किया जाता है. ओके, देन आप देख लो यहाँ पर टेक्निक देख लो क्या. 3 प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, 3 प्रिंसिपल्स हैं. मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस, सॉइल को डिस्टर्ब बहुत कम करना है. परमानेंट सॉइल कवर, ठीक है, क्रॉप रेजिड्यू और लाइमल्च. तो आप ऐसी ऐसी चीज़ों से सॉइल को हमेशा कवर्ड रखो जो सॉइल का न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है. और आप ज़्यादातर कोशिश करो कि आप क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग फॉर्म में ही आप क्रॉपिंग करो, ठीक है. ये 3 प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर. इस कंजर्वेशन एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक, so let me you can say quite yes and quite no both, so it's in the middle of the process, you can say. अब देख लो यहाँ पर क्या है. कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग बोथ मेंटेन है बैलेंस मेंटेन करती हैं बिटवीन एग्रीकल्चर एंड रिसोर्सेज. तो यहाँ पर देखो आप यूज़ क्रॉप रोटेशन, प्रोटेक्ट द सॉइल्स, ऑर्गेनिक मैटर. तो अब डिफरेंसेस देख लो दोनों में क्या है. बेसिकली ये कंजर्वेशन टेक्निक में और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उन दोनों में. तो जो फार्मिंग होती है, 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मर जो होते हैं वो सॉइल को टिल करते हैं, मतलब वो सॉइल टिलेज वगैरह होता है वहाँ फ्लो करते हैं. और कंजर्वेशन एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं वो नेचुरल प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं और सॉइल में टिलिंग बहुत कम करते हैं, ठीक है. तो इन दोनों में यही डिफरेंसेस है, आप देख लो, ठीक है. अब नीचे अब देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है. की डिफरेंसेस बिटवीन द नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है. नेचुरल फार्मिंग में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, नो एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को इसमें ऐड नहीं किया जा रहा है, मतलब वही काऊ डंग वगैरह का यूज़ कर देंगे, ठीक है, फर्टिलाइजर्स की तरह. तो इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है. नो प्लोइंग, नो टिलिंग ऑफ सॉइल, टिलिंग नहीं करना है, और प्लोइंग नहीं करना है. प्लोइंग मतलब खेत को जोतना ना, ये सारी चीज़ें. एंड नो फर्टिलाइजर का यूज़, नो वीडिंग इज़ डन, ठीक है. इट इज़ एन एक्सट्रीमली लो कॉस्ट फार्मिंग. तो इसमें पैसे बहुत कम लगते हैं क्योंकि आप देख ही रहे हो कुछ किसी चीज़ से एक्सटर्नल फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं करें, सब नेचुरली है. सो दैट्स वाई यहाँ पर लो कॉस्ट होगा. एंड कम्प्लीटली मोल्डिंग विथ लोकल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. देन ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है. बेसिकली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स आर एडेड टू फार्मलैंड. तो यहाँ पर फर्टिलाइजर का यूज़ होता है. एंड बेसिक एग्रो प्रैक्टिसेस लाइक ग्रोइंग, ये सब का भी यूज़ होता है यहाँ पर. मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा. इट इज़ स्टिल एक्सपेंसिव ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ बल्क मैन्योर. इसमें मैन्योर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. एंड इट हैज़ एन इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन सराउंडिंग इन्वायरमेंट. अब देख लो दोनों के बीच में डिफरेंसेस. And then sustainable agriculture क्या होता है. फार्मिंग सिस्टम that is capable of maintaining their productivity and usefulness to society indefinitely, must be resource conserving, socially supportive, commercially competitive and environmentally sound. So these are the things here. आप देख लो capable of maintaining their productivity, मतलब वो फ्यूचर जनरेशन के लिए वो प्रोडक्टिविटी आप मेंटेन करके रखो टू सोसाइटी indefinitely definitely जो भी है. एंड देन मेजर कॉम्पोनेंट क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम के. सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, नेचुरल प्रोसेसेस टू कंट्रोल वीड, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, क्रॉप रोटेशन, एफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड इरिगेशन वाटर, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. जो बैकग्राउंड वॉइस आ रही है प्लीज़ आप उसको इग्नोर करो. अब आपको पता ही होगा यार, जहाँ भी रहो कोई ना कोई तो रहता ही बोलने वाला. ओके. एंड agricultural marketing, so it refers to all the activities, agencies and policies involved in the procurement of farm inputs by the farmer and movement of agriculture produced from the farm to the consumer. The Indian ICAR include 3 important functions है उसके. जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ये ICAR जो होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसको तो हमने सुना है. 3 इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस हैं. कौन कौन से हैं. असेंबलिंग मतलब कॉन्सेंट्रेशन, एंड देन प्रिपरेशन फॉर कंजम्पशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये 3 काम होते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में, आप देखो, ठीक है. देन टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया. ट्रेडिशनल मेथड होता है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग मेथड होता है, एंड इमर्जिंग मॉडल्स ऑफ एग्री मार्केटिंग. तो इसमें क्या है. ट्रेडिशनल ये द प्रोड्यूस इज डायरेक्टली सोल्ड बाय द फार्मर इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज. यहाँ पर इंटरमीडियरीज बहुत सारे होते हैं. क्लोज टू 50% ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया सोल्ड बाय दिस चैनल. तो ट्रेडिशनल अभी मेथड जो है यूज़ हो रहा है. अप्रॉक्स 50% जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते हैं उनको सोल्ड करने के लिए, ठीक है. अब कोऑपरेटिव मार्केटिंग मेथड में क्या होता है. एग्री प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली परचेज किया जाता है फ्रॉम फार्मर थ्रू मार्केटिंग नेटवर्क ऑफ NAFED, दस एलिमिनेटिंग मिडलमैन. तो यहाँ पर मिडलमैन की जरूरत नहीं होती बिकॉज यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली परचेज करते हैं, ठीक है. इमर्जिंग मॉडल्स ऑफ एग्री मार्केटिंग, इसमें क्या है. इनिशियल ये सब मतलब ये इनिशिएटिव्स हैं जो भी एमर्ज हो रहे हैं तो इसके थ्रू भी होता है कुछ. फार्मर प्रोड्यूसर FPOs होते हैं हमारे पास. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, कमोडिटी एंड फ्यूचर मार्केट. सो दीज आर द थिंग्स. अब आप देख लो कि APMCs क्या होते हैं.
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, ये क्या होता है कि स्टैट्यूटरी मार्केट कमिटी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट बनाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड इन सर्टेन नोटिफाइड एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स अंडर द एपीएमसी एक्ट। ठीक है, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट होता है, देयरफॉर न्यूमरस मंडीज, जो मंडी होती है, देखा होगा हमने, जो हमारी सराउंडिंग में कोई कोई ऐसा एरिया होता है हर सिटी में या फिर हर एक पर्टिकुलर जोन में एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जिसको मंडी कहा जाता है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, मतलब एग्रीकल्चरल जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेचा या खरीदा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देन यहाँ पर क्या है कि बिकॉज एग्रीकल्चरल एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो देयरफॉर न्यूमरस मंडीज अंडर वेरियस एपीएमसी लॉज ऑफ स्टेट्स एग्जिस्ट वेयर फर्स्ट सेल ऑफ नोटिफाइड कमोडिटी हैपेंस। ठीक है, तो वहाँ पर फर्स्ट सेल ऑफ नोटिफाइड कमोडिटी होती है। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मेड अटेम्प्ट्स टू ओवरहॉल द रेगुलेटरी सिस्टम बाय प्रपोजिंग द मॉडल। अभी मतलब क्या क्या है, इस मिनिस्ट्री ने अभी इंट्रोड्यूस किया था मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003, और उसको थोड़ा सा उसमें कुछ रेगुलेटरी सिस्टम को लाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड मॉडल स्टेट यूटी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2017। ठीक है, एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन की बात करें तो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इज हेल्पफुल इन ट्रांसफॉर्मिंग रेलिवेंट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टू फार्मर्स एज वेल एज इन ट्रांसलेटिंग पॉलिसी डायरेक्शंस इनटू एक्शंस। ठीक है, तो मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च और एक्सटेंशन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आप देख लो। फार्मर्स के लिए एजुकेशन, रिसर्च और एक्सटेंशन, आप देख रहे हो कैसे हो रहा है, सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, बेसिकली ये कहना भी चाह रहे हैं कि यहाँ पर रेलिवेंट नॉलेज जितना मतलब एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन हेल्पफुल होगा किस चीज़ में, रेलिवेंट नॉलेज को देने में, इन्फॉर्मेशन टू फार्मर्स के पास अगर हम रेलिवेंट नॉलेज रिगार्डिंग देयर क्रॉपिंग प्रोडक्शन अगर हम उनके पास ऐसे भिजवा, लाइक उनके पास अगर सेंड करते रहेंगे, उनके पास एक प्रॉपर नॉलेज होगी तो अच्छे से क्रॉपिंग पैटर्न को समझ सकते हैं और क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन हैज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल नॉलेज सिस्टम एंड एग्रीकल्चरल knowledge information system, these are the things. एग्रीकल्चर रिसर्च स्पेंडिंग, अब रिसर्च में कितने पैसे, एग्रीकल्चर की रिसर्च में कितनी स्पेंडिंग हो रही है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो सारी गवर्नमेंट, तो बेसिकली अब इंडिया को देख लो आप, इतना कम हो रहा है 0.30%। चाइना में इतना हो रहा है, यूएस में ठीक ठाक है, ब्राज़ील में कुछ ज़्यादा ही है, साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है। आई मीन तो ये एग्रीकल्चरल रिसर्च में कितनी स्पेंडिंग हो रही है कि आप कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज़ और कौन कौन से नए नए इनोवेशन और इन्फॉर्मेशन ऑफ फार्मर्स को प्रोड्यूस करो जिससे क्रॉपिंग और जो लाइक एग्रीकल्चर में ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिकेटर्स एस टी डेटा, सो आज टी जो भी है इसका फुल फॉर्म है। तो ये क्या है, आज टी डेटा रिवील दैट इंडिया करेंटली स्पेंड इतना 0.30% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च। तो आप देख सकते हो इतना, मतलब केवल जितनी एग्रीकल्चर जीडीपी जो प्रोड्यूस होती है उसमें केवल 0.30% इंडिया यूज़ कर रहा है एग्रीकल्चरल रिसर्च में। सो दिस इज़ वेरी वेरी लेस, यू कैन सी हियर। बट चाइना भी कुछ ज़्यादा नहीं, बट इट्स यू कैन सी ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ इंडिया, तो इतना यूज़ कर रहे हैं। ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ देखो एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन की हिस्ट्री डेट्स बैक टू 1880 विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन ईच इंडियन प्रोविंस। लेटर इन रिस्पॉन्स टू द मोन्टेगो चेम्सफोर्ड का रिफॉर्म हुआ था 1919 में। द इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI स्टैब्लिश हुआ था टू फॉस्टर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ देखो 1880 में क्या हुआ, देन 1919 में लाइक IARI को स्टैब्लिश किया गया था, और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हर इंडियन प्रोविंस में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, एंड देन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में आप देख सकते हो द फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। द ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च began its participation in agricultural extension through a national demonstration in 1964। ठीक है, 1970s में क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन टू स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज SAUs, वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग एंड विजिट्स। तो ये सारी चीज़ें मतलब धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा in 1998 to push more agricultural extension। ठीक है, establishment of agri clinics and agri businesses center scheme was to support private sector को support करने के, private sector जो initiative होते हैं उनको support करने के लिए ये agri clinic and agri business center जो है इसको particularly launch किया गया था इस स्कीम को। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर क्या है, डेयर या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन वो स्टैब्लिश किया गया था इन द अर्स्टवाइल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, करेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, दिसंबर 1973। एंड डेयर कोऑर्डिनेट्स एंड प्रमोट्स एग्रीकल्चर रिसर्च एंड, वही सारी चीज़ें हैं कि मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन, मतलब यही मतलब कंट्रीब्यूट कर रही है एग्रीकल्चर रिसर्च में। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, ये देख लो आप, सिंबल वगैरह देख लो, और ICAR का ये सिंबल होता है, तो आपको याद रहना चाहिए। मतलब ये क्या है, ये आई थिंक ये जो गेहूँ होता है, मेज़, उसका एक सिंबल है।
ठीक है। ICAR में, ICAR ऑफ वॉज इस्टेब्लिश 1929 में हुआ था। इट वॉज इट एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डेयर, डेयर के अंदर में, डेयर मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। द ICAR हैज़ प्लेड अ पायनियरिंग रोल इन अशरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ICAR के कंट्रीब्यूशन से ग्रीन रेवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा उसने रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। अब एनिमल हस्बेंड्री एंड अलाइड सेक्टर की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले खुद भी नहीं पढ़ा था ये सब, अब मैं डायरेक्टली पढ़ रही हूँ और डायरेक्टली ऐसे वीडियो क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। तो जो भी मिस्टेक्स हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Animal husbandry is a branch of agricultural sciences that deals with the study of various breeds of domesticated animals and their management for obtaining better products and services. तो ये कुछ नहीं होता, मतलब बेसिकली हम जो एनिमल्स, जिन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, लाइक वी हैव अ गोट, वी हैव अ बफेलो, वी हैव काउ, तो ये मतलब ये सारी जिनको डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्टडी करना, उनके ब्रीड्स की स्टडी करना, और हम कैसे उनको मैनेज कर सकते हैं फॉर ऑब्टेनिंग बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये सारी यही होती है एनिमल हस्बेंड्री। अब स्टेटस देख लो ऑफ एनिमल रियरिंग का इन इंडिया, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक इन टोटल एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज जो GEVA के थ्रू आती हैं, कॉन्स्टेंट प्राइसेस। जो लाइव स्टॉक का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हो चुका है फ्रॉम 24.32% जो 2014 एंड 15 में था टू 30.13%। मतलब GVA में जो कंट्रीब्यूशन लाइव स्टॉक का वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। लाइव स्टॉक सेक्टर contributed 4.90% of total GVA in 2021. India is the highest livestock owner of the world, ठीक है। हाईएस्ट लाइव स्टॉक ओनर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक को जो ग्रो करते हैं यहाँ पर, जो गाय भैंसे लोग अपने घर में रेयर करते हैं, वो इंडिया ही है, ठीक है। एज पर द 20th लाइव स्टॉक सेंसस द टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इतना मिलियन इन द कंट्री एंड जिस मतलब इसमें दिखा रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ है अभी, 4.6% इंक्रीज हुआ वो लाइव स्टॉक सेंसस 2012 से लेकर अभी, ठीक है। रिसेंटली 20th लाइव स्टॉक सेंसस जो हुआ है उसके थ्रू, ठीक है। द नंबर ऑफ यूजुअली वर्किंग पर्सन इंगेज इन एनिमल प्रोडक्शन, मिक्स फार्मिंग, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर आर इन डिसेंडिंग ट्रेंड। मतलब पहले ज़्यादा थे बट अभी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज हो रहा है ट्रेंड कॉरेस्पॉन्डिंगली। सो जो पर्सन जो काम करते हैं, लाइक जो एनिमल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, फिशिंग इन सब में इन्वॉल्व हैं, वो कम हो रहा है, ठीक है। ये द लाइव स्टॉक सेंसस is the main source of livestock data in the country. It is conducted across the country periodically since 1919. livestock census होता है और ये कब से हो रहा है, 1919 से ही हो रहा है, ठीक है। It usually covers all domesticated animals, जितने domesticated animals होते हैं उन सबको कवर करता है, and head counts of these animal are taken. तो मतलब हेड काउंट्स भी मतलब बेसिकली सबको काउंट किया जाता है, यू कैन से। तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स उन सबको लिया जाता है यहाँ पर लाइव स्टॉक सेंसस में। सो फार अभी तक 20 लाइव स्टॉक सेंसस हो चुके हैं दैट वर कंडक्टेड इन पार्टिसिपेशन, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है उसके सेंसस को कंडक्ट कराने में, एंड यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन भी कराते हैं। नोट आप देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिलीजेस दिस सेंसस। तो ये डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये इस सेंसस को रिलीज करते हैं, ठीक है। एंड देन अब कंट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बाय काउ, बफेलो एंड गोट 2018 और 19 का आप देख लो, ठीक है। एंड देन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन 2019 में कितनी थी, शेयर ऑफ मेजर स्पीसीज आप देख सकते हो यहाँ पर। गोट 3% मिल्क प्रोड्यूस करिए, एक्जॉटिक काउस ये इतना, सबसे ज़्यादा फैलोज, सबसे ज़्यादा इंडिजीनियस जो फैलोज हैं वो 35% वो ग्रो करती हैं, मतलब मिल्क का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है उनके। एंड नॉन फिर ये सब आप देख लो ऐसे फिगर में, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बाई काउ, बफेलो एंड गोट इन 2018 to 19, ये इस पर्टिकुलर ईयर का डेटा दिया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख लो कि लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन कितनी है, और तो आप सबसे देख लो सबसे ज़्यादा किसकी है, कैटल की। कैटल्स की सबसे ज़्यादा है 35.94%, एंड देन वी हैव गोट, then buffalo, and then sheep, then pigs, then others, ठीक है। So these are the things. And then livestock population 2012 and 2019 of major states. ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यूपी में ऑब्वियस है, हमारा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा लाइक लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ग्रो करती है, ठीक है। और फिर राजस्थान है, MP, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्रा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात। अब मेजर क्रॉपिंग एरियाज आप देख लो, क्रॉप एरियाज ये देखो सिंबल के थ्रू देख लो, राइस, व्हीट, जवर, बाजरा एंड फॉरेस्ट एंड स्क्रब, स्पार्स वेजिटेशन एरियाज विद 2 प्रिडोमिनेट क्रॉप्स, ठीक है। राइस सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, तो ये सारे एरियाज जो हैं ये राइस, वीट, ठीक है। ये सारा वीट हो गया। अब बाजरा आप देख लो, ये हो गया बाजरा, लाइक ये था वीट वाला, ये है बाजरा वाला, ठीक है। एंड देन जवर, ये ज्वार के लिए है, इस पास आप ऐसे फिगर में आप देख लो, ठीक है। एंड देन एग्रीकल्चरल मैप, कॉमर्शियल क्रॉप्स जो ग्रो हो रही हैं वो कहाँ कहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा, आप कॉमर्शियल क्रॉप्स का देख लो। शुगर केन, ठीक है, शुगर केन, ये सब शुगर केन के लिए है।
एंड देन कॉटन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ये सारे हैं कॉटन। कॉटन ज़्यादातर कहाँ होता है, गुजरात वाले एरियाज़ में होता है ना। तो आप ऐसे देख लो थोड़ा सराउंडिंग एरियाज उसके नीचे नीचे वाला। जूट कहाँ हो रहा है, जूट केवल इतनी जगह पे हो रहा है जूट, तो जूट के लिए ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं है। एंड देन टी की बात करें तो टी कहाँ हो रहा है, ये टी असम वाला एरिया। कॉफ़ी, कॉफ़ी कहाँ हो रहा है, कॉफ़ी ऑब्वियस है, ये टी यहाँ पर भी है, ठीक है। तो आप याद रखना टी यहाँ पर भी है। अब कॉफ़ी, कॉफ़ी कहाँ हो रहा है, ये कौन सा एरिया, कर्नाटक बेसिकली। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती भी है। वैसे भी आप अगर डेटा देखोगे आप हमेशा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। और टी आसाम में होती है, सबको पता है। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे एक बार फिर देख लो। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, बिकॉज ख़त्म हो गया एग्रीकल्चर चैप्टर। तो इतनी सारी चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने बता दी। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस इनिशिएटिव ऑफ माइन, प्लीज़ प्लीज़ यार, आई एम रिक्वेस्टिंग, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, एंड व्यूज़ बढ़ाओ as much as possible. Thank you so much. Bye bye. We'll meet again soon. Bye.